आज केवल और केवल हम यूपी बोर्ड 10th संस्कृत का पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखिए एक गद्यांश दिया गया है, आपकी बुक में से ही आएगा और उस गद्यांश से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं आपकी पाठ्य पुस्तक से पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जाते हैं। तो खंडों में विभाजित होता है, 2 खंड होते हैं, खंड अ और खंड ब। ठीक है, ये आपका 20 नंबर का होता है, ये आपका 50 नंबर का होता है, प्लस दोनों हो जाएंगे आपके 70 नंबर। ब खंड के अंतर्गत पहला प्रश्न गद्यांश आएंगे, 2 गद्यांश आएंगे, उसमें से एक का हिंदी अनुवाद करना है। इसमें 3 विकल्प आएंगे सारांश के लिए, कोई भी 3 विकल्प आ सकता है, 8 और ये गद्य भाग का आएगा। तो ये था बच्चों आपके यूपी बोर्ड 10th क्लास संस्कृत वाले बच्चों का पेपर पैटर्न। इस पेपर के अकॉर्डिंग ही हम तैयारी करेंगे। हेलो स्टूडेंट, नमस्ते, कैसे हो आप सभी। मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो रिकॉर्डेड क्लास में तो आप मुझसे मिल ही चुके हो और आज हमारा यहाँ पर देखिए पेपर पैटर्न डिस्कस होने वाला है, क्योंकि हम पेपर पैटर्न करने वाले हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास संस्कृत का, क्योंकि हिंदी का हो चुका है, हम संस्कृत का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। और ये जो संस्कृत है यूपी में सभी बच्चे नहीं लेते हैं, कुछ बच्चे चित्रकला ले लेते हैं, कुछ बच्चे उर्दू ले लेते हैं, या कुछ बच्चे अन्य जो विषय है वो लेते होंगे। तो जो बच्चे संस्कृत लेते हैं तृतीय भाषा के रूप में, उन बच्चों के लिए क्लास है। तो बच्चे बहुत कम है जहाँ तक मुझे पता है यूपी बोर्ड संस्कृत के लिए। तो जितने भी बच्चे हैं उनको एटलीस्ट ये तो पता चले कि हमें जो पेपर है वो किस तरह से देना है। तो एक पैटर्न पता होना बहुत जरूरी होता है, उस आधार पर हम उसी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो आज केवल और केवल हम यूपी बोर्ड 10th संस्कृत का पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं और साथ में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए चैनल पर आने के लिए। तो आपका ये अपना खुद का चैनल है 9th और 10th के लिए। तो 10th में आप सीनियर हो भाई 9th से, तो आपकी लीड बनती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड 10th संस्कृत का पेपर पैटर्न। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर बताऊंगी, उसके बाद पूरा डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ है हमारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड 2026 का चल रहा है हमारा सेशन और कक्षा है हमारी 10वीं और विषय रहेगा हमारा संस्कृत। ठीक है, कहाँ पर कितना क्या क्या आने वाला है, कुल प्रश्न कितने होते हैं, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, और पूर्णांक जो है, पूर्णांक यानी कि पूर्णांक जो है वो 70 नंबर का होता है। और 70 नंबर का कैसे होता है ये हम बाद में देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट ईयर का पेपर देख लेते हैं। तो ये है बच्चों 2025 का पेपर, 2025 का पेपर है। इसमें देखिए एक गद्यांश दिया गया है, आपकी बुक में से ही आएगा और उस गद्यांश से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं आपकी पाठ्य पुस्तक से पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जाते हैं। तो पूरे 10 प्रश्न जो है एमसीक्यूज के पाठ्य पुस्तक के होंगे। उसके बाद 11 से और 20 तक, 21 तक होगा शायद, ये 20 तक, 11 से 20 तक जो है वो व्याकरण भाग पूछा जाएगा। ठीक है, तो पूरे 20 प्रश्न जो है वो 1-1 नंबर के होते हैं और एमसीक्यूज में यानी कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न में पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है भाग खंड ख। ठीक है, खंड ब आ जाएगा। खंड ब में आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक गद्यांश करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत एक कोई भी यहाँ पर गद्य भाग का कोई चैप्टर है। चैप्टर जो है वो नाम में होता है, जैसे आदि शंकराचार्य है, कवि कुलगुरु कालिदास है, विश्व कवि रविंद्र है, मदन मोहन मालवीय जी है, लोकमान्य तिलक जी है, और भी बहुत सारे साहित्यकार हैं। उन साहित्य जो भी मतलब विभूतियां दी गई है, विभूतियों में से एक का कोई भी सारांश लिखना होगा आपको। उसके बाद तीसरा प्रश्न आ जाएगा, एक आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे, 2 श्लोक में से एक को आपकी व्याख्या करनी पड़ेगी हिंदी में, और 3 सूक्तियां दी जाएगी, 3 सूक्तियों में से एक की आपको व्याख्या करनी है हिंदी में। उसके बाद 2 श्लोक दिए जाएंगे और 2 श्लोक में से एक श्लोक का संस्कृत में आपको अनुवाद करना होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 6 आ जाता है और आपके नाटक भी है, आपको पता है। तो नाटक में से किसी भी एक नायक का चरित्र चित्रण करना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या ख आएगा, उसमें 3 प्रश्न आएंगे आपके सिलेबस में से, पूरे पाठ में से, उसमें से आपको केवल 1 प्रश्न करना है 3 में से। फिर आ जाएगा बच्चों आपके 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में आपको रेखांकित पद में से निर्देश अनुसार विभक्ति का नाम बताना है। तो ये यहाँ पर रेखांकित पद दे दिया है, आपको यहाँ विभक्ति बतानी है। हे पुत्र, तो जैसे संबोधन विभक्ति है तो संबोधन कारक की ये अष्टमी विभक्ति आ जाएगी, संबोधन विभक्ति कहेंगे और एक वचन हो जाएगा।
इसी तरह से भिक्षुकाय, भिक्षुकाय में चतुर्थी विभक्ति आती है क्योंकि देने के योग में ददाती आया है, ददाती के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। देवदत्त कटे कटे तिष्ठति, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा इसमें, फिर आ जाएगा और उसमें से सिर्फ एक का करना है आपको, 3 में से एक का करना होता है। इसी तरह से दूसरा आ जाएगा प्रत्यय छांट कर लिखना है, वो भी किसी एक पद का। 8वां प्रश्न आ जाएगा वाच्य परिवर्तन करना है, वो भी सिर्फ एक का। ऑप्शन आएंगे आपके पास कम से कम 3 से 4। प्रश्न संख्या 9 में आपको करना है 3 वाक्यों में से मतलब 5 वाक्य देंगे, उसमें से 3 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। 8 वाक्य देंगे, यहाँ पर 8 वाक्यों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। इन 8 वाक्यों में लिखना है किसी एक विषय पर। निम्नलिखित पदों में किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यह है आपका 11वां प्रश्न। इस तरह से पूरा इतना छोटा सा पेपर आपका आएगा। आपको लग रहा है बहुत बड़ा, लेकिन सिर्फ सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम यहाँ पर हमारा जो पेपर है वो किस तरह से करना है। तो खंडों में विभाजित होता है, 2 खंड होते हैं, खंड अ और खंड ब। ठीक है, ये आपका 20 नंबर का होता है, ये आपका 50 नंबर का होता है, प्लस दोनों हो जाएंगे आपके 70 नंबर। ठीक है, खंड अ से शुरू कर देते हैं। खंड अ ये 2 भागों में विभक्त होता है। एक तो होती है पाठ्य पुस्तक जो 10 नंबर का होगा, एक होगी आपकी व्याकरण, ये 10 नंबर का होगा। तो 10 प्रश्न 10 अंक के पाठ्य पुस्तक से आएंगे, 10 प्रश्न 10 अंक के व्याकरण से आएंगे। ठीक है, ये उपखंड आ जाएगा इसके अंतर्गत। आगे देखिए, अब आते हैं हम खंड ब की तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट तो वो भी है। देखिए, एक एक नंबर से ही बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है और बूंद बूंद से हमको घड़ा बनना है। अब आ जाएगा बच्चों पहला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पहला प्रश्न आएगा। सीक्वेंस वही है क्या, वो एक चीज देख लेती हूँ मैं, सीक्वेंस जो दिया गया है, दूसरा और यहाँ पहला नहीं, पहला ही आ जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न खंड अ का पहला प्रश्न आपको गद्यांश का की नहीं आएगा का, गद्यांश का हिंदी अनुवाद। ठीक है, और ये आएगा आपके पास सविकल्प। ठीक है, ये कैसा आएगा आपके पास, विकल्प आएगा। दूसरा प्रश्न आ जाएगा आपके, इसमें क और ख आएंगे, क ख में से आपको एक करना होगा। अब आ जाएगा किसी एक का सारांश। ठीक है, 3 विकल्प आएंगे, 3 विकल्प में से आपको एक का चुनाव करना है। तीसरा प्रश्न आएगा, पहला 2 गद्यांश आएंगे आपके, आपको एक का अनुवाद करना है। और दूसरा प्रश्न है 3 विकल्प आएंगे आपके पास, 3 में से एक का पाठ का सारांश आपको देना है। अब भाई 2 श्लोक में से एक श्लोक का हिंदी व्याख्या, एक श्लोक की हिंदी व्याख्या आ जाएगी। ठीक है, ये भी सविकल्प आएगा, एक श्लोक की हिंदी व्याख्या, ये भी आपके पास सविकल्प आएगा। प्रश्न संख्या आता है अब 4, 3 सूक्ति दी गई होगी, एक सूक्ति की हिंदी व्याख्या, 3 सूक्तियां दी गई होगी, हिंदी व्याख्या, सविकल्प, 3 विकल्प दिए होंगे, उनमें से आपको एक का करना है। प्रश्न संख्या 5, एक श्लोक का संस्कृत अनुवाद। ठीक है, श्लोक का संस्कृत में ही अनुवाद करना है, हिंदी में नहीं करना है। इसमें भी आपके पास विकल्प आएगा, तो सविकल्प इसको लिख लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा, सविकल्प लिखना है इसमें। 4 श्लोक, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हम यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 2 भागों में बटा होगा। क जैसे नाटक के
नायक का चरित्र चित्रण, जितने भी नाटक है ना उनमें से करना है आपको। एक मिनट ना, एक ही करना होगा, इसमें भी सविकल्प नाटक है, 3 नाटक दिए हुए होंगे, उनमें से नायक में भी ऑप्शन दिए होंगे, उन ऑप्शन में से आपको एक करना है। और प्रश्न संख्या ख आएगा पाठ्य पुस्तक के 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है, केवल उसका संस्कृत में उत्तर देना है, सिर्फ एक, 3 में से एक करना है। तो सिर्फ एक प्रश्न क्या हम कर नहीं सकते? क्या कर सकते हैं ना बच्चों। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न संख्या 6 तक हमने देख लिया है। अब आता है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 जो है वो 2 भागों में बटा हुआ होगा। एक तो है यहाँ पर विभक्ति, ये भी आपका 2 नंबर का आएगा, और ख है आपका प्रत्यय। ठीक है, कोई एक, और इसमें भी कोई एक करना होगा आपको, इसमें 2-2 नंबर का आएगा। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास प्रश्न संख्या 8। 7 प्रश्न तक हो चुके हैं, अब करते हैं प्रश्न संख्या 8। तो एक वाक्य का ऑप्शन आएंगे आपके पास। एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन, ठीक है, एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन आएगा प्रश्न संख्या 8 में। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 9, जैसे हम पेपर की तरफ जाते हैं वापस, तो पेपर में देखिए क्या था, प्रश्न संख्या 9 क्या था हमारे पास, 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, 5 आएंगे। ठीक है, 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, 2-2 नंबर के आएंगे शायद, ये तो 6 नंबर का हो जाएगा, या फिर 1.5 नंबर के आएंगे तो 2 नंबर हो सकते हैं इसमें, 3 नंबर हो सकते हैं इसमें, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो नहीं 1.5 नंबर के आएंगे तो नहीं बैठेगा इसमें, 3, 4, 5 ऐसे हो जाएगा। 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद होगा प्रश्न संख्या 9 में। अब आता है प्रश्न संख्या 10। किसी एक विषय पर 8 वाक्य रचना। ठीक है, मतलब एक तरह का हो जाएगा निबंध, उसको दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, निबंध कहेंगे। किसी एक विषय पर आपको 8 वाक्य लिखने हैं, चाहे वो परोपकार पे लिखो, चाहे सत्संगति पे लिखो, चाहे धेनु पे लिखो, या फिर विद्यालय पे लिखो, संस्कृत भाषा पे लिखो, किसी पर भी 8 वाक्य आपको लिखने होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11। तो 10 क्वेश्चन तक हमने पढ़ लिया है। अब आता है प्रश्न संख्या 11। कोई 2 पदों से संस्कृत वाक्य निर्माण, कोई 2 पदों का प्रयोग करना है, ठीक है, और उससे संस्कृत वाक्य का निर्माण करना है। बस इतना सा पेपर आने वाला है आपका, छोटा सा है ना पेपर, बिल्कुल। फिर से एक बार नजर दौड़ा लेते हैं हम लोग। 2 खंड में विभक्त होगा, पूर्णांक हम यहाँ लिख रहे थे वापस, 70 नंबर का, 20 नंबर का आपका अखंड होगा और 50 नंबर का आपका ब खंड होगा। 20 नंबर जो है वो 2 भागों में बटा हुआ होगा। 10 प्रश्न पाठ्य पुस्तक के आएंगे और 10 प्रश्न व्याकरण के आएंगे। हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा ब खंड। ब खंड के अंतर्गत पहला प्रश्न गद्यांश आएंगे, 2 गद्यांश आएंगे, उसमें से एक का हिंदी अनुवाद करना है। इसमें 3 विकल्प आएंगे सारांश के लिए, कोई भी 3 विकल्प आ सकता है, पाठ, और ये गद्य भाग का आएगा, गद्य भाग। ठीक है, 3 में से कोई भी एक विकल्प पे आपको सारांश लिखना है। सारांश मतलब उनके जीवन के बारे में, इनका क्या था, वो बहुत शॉर्ट में आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न 2 श्लोक आएंगे आपके पास, 1 श्लोक का हिंदी में आपको व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न 3 सूक्तियां आएगी, उनमें से 3 सूक्तियों में से एक की व्याख्या करनी है। चौथा प्रश्न 2 श्लोक आएंगे, उसमें से 1 श्लोक का संस्कृत में अनुवाद करना है।
छठा प्रश्न दो तरह के आएगा, नाटक आएंगे आपके, नाटक है, नाटक में से आपके पास जितने भी चाहे जीमूत वाहन है या जीमूत केतु है या और भी बहुत सारे, धीरोदत्त नायक है, अर्जुन है, ठीक है, उनका जो चरित्र चित्रण है वो आपको याद करना होगा, ऑप्शन में आएगा। तो कम से कम 2 भी याद इंपॉर्टेंट याद करते हैं ना, तो उसमें तो 6 आएंगे, 6 में से आप एक तो कर ही सकते हो। फिर आएगा आपके पास पाठ्य पुस्तक के 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको, 3 क्वेश्चन आएंगे उसमें से सिर्फ एक का देना आपको, सारे का नहीं देना है। 7वां भी 2 भागों में होगा, विभक्ति 3 विभक्ति दी होगी, अंडरलाइन की हुई होगी, उस अंडरलाइन भाग की विभक्ति बतानी है, कौन सी विभक्ति है वो। उसी तरह से प्रत्यय आएगा, 4 प्रत्यय आएंगे, 4 में से आपको एक प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय है शब्द में से। 8वां प्रश्न है एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है, 3 वाक्य आएंगे। 9वां प्रश्न 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, टोटल 5 आएंगे, 5 में से 3 का अनुवाद करना होगा। और आ जाएगा 10वां प्रश्न, किसी एक विषय पर 8 वाक्य रचना करनी है, यानी कि निबंध लिखना है संस्कृत में, वाक्य रचना संस्कृत में, ठीक है, इसको संस्कृत लिख दीजिएगा। फिर आ जाएगा 11वां प्रश्न, कोई 2 पदों से संस्कृत वाक्य निर्माण करना है। 4 पद आएंगे, उनमें से कोई भी 4 या 6 आएंगे, उसमें से 2 पदों में से कोई वाक्य निर्माण करना है, वो भी संस्कृत में बनाना है। तो जनरली हम उन वाक्यों को क्वेश्चन पेपर में से भी ले सकते हैं, या फिर हम शायद जानते हैं छोटे छोटे वाक्य बनाना, तो हम कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये था बच्चों आपके यूपी बोर्ड 10th क्लास संस्कृत वाले बच्चों का पेपर पैटर्न। इस पेपर के अकॉर्डिंग ही हम तैयारी करेंगे और देखिए फिर हम कितने अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।